सपने उनके सच होते हैं, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट में फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार एसएससी यानी बिहार सचिवालय को ध्यान में रखते हुए मैथ्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके बीच आया हूं, जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। चलिए उन प्रश्नों का आगाज करते हैं। आइए पहला प्रश्न की ओर देखिए। पहला प्रश्न क्या कहता है? एक समबाहु त्रिभुज का बात किया गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात किया गया, एबीसी है जिसमें एडी लंब है बीसी पर। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, देखो बात एक समबाहु त्रिभुज का है जो एबीसी है। नहीं, देखिए यह एक समबाहु त्रिभुज है, यह हो गया आपका एबीसी। अब इसमें क्या कहता है? एडी लंब है बीसी पर। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कहता है एडी जो है क्या है? लंब है बीसी पर। नहीं तो हमसे कहता है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहली बात, समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका होता है, मीडियन होता है, वही उसका ऊंचाई हुआ करता है। और समबाहु त्रिभुज का माध्यिका होता मेरे भाई क्या है? √3a/2। अब देखिए यहां पर जितना भी ऑप्शन दिया गया है सब AB और AD में रिलेशन गिवन किया गया है। AD क्या है? AD उसका शीर्ष लंब भी है और माध्यिका भी है। नहीं, यानी जो उसका ऊंचाई होता है वही उसका माध्यिका होता है, जो उसका माध्यिका होता है वही उसका ऊंचाई होता है। तो समबाहु त्रिभुज का माध्यिका यानी AD बराबर क्या लिखेंगे? √3a/2। ध्यान दीजिएगा, √3a/2। अरे मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज का तो प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है, तो आप भुजा के रूप में किसी भी भुजा को ले सकते हैं, चाहे वह AB हो, चाहे वह BC हो, चाहे वह AC हो। लेकिन यहां AD और AB में रिलेशन दिया गया, इसलिए इसको AB के रूप में लिखते हैं। तो √3a के जगह पर क्या लिए? AB भुजा को, √3a/2। अब इसको देखिए क्रॉस गुना कर लीजिए, तिरछा तिरछी। हाँ मेरे भाई, तो हो जाएगा 2AD बराबर, यह क्या हो जाएगा? √3 इंटू क्या हो गया मेरे भाई? AB। अब देखिए इसका वर्ग करके दिया गया, आप स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ। अच्छा वर्ग कर लीजिए, तो वर्ग करोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 4AD²। इधर वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 3AB², है ना। अब ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा कंडीशन दिया गया है कि 4AD² बराबर 3AB², है ना। 4AD² बराबर 3AB²। देखिए यह आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। कहा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिख रहा है। अतः ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है मेरे भाई। हमने क्या बोला? समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका होता है वही उसका ऊंचाई होता है। AD शीर्ष लंब भी है, माध्यिका भी है। समबाहु त्रिभुज का माध्यिका जो होता है वह होता है √3a/2। हमने किसी भुजा के रूप में उसको आप लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन AD और AB में रिलेशन था, इसलिए हमने AD को AB के रूप में लिख करके सोल्व किया। वर्ग कर लीजिए दोनों तरफ, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा मेरे भाई, देखिए क्या कहता है? कहता A व B जो है किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 45 व 40 दिन में। ध्यान दीजिएगा, देखिए दो व्यक्ति का चर्चा है। A जो है अकेले किसी काम को 45 दिन में, जबकि उसी काम को B जो है वह कितना दिन में पूरा करता है मेरे भाई? 40 दिनों में पूरा करता है। अब क्या कहता है सुनिए, दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, यानी एक साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद A छोड़कर चला जाता है, शेष काम को B 23 दिन में पूरा करता है। हमसे कहता है A जो है कितने दिन के बाद कार्य छोड़ा, यानी कहने का मतलब दोनों मिलकर कितना दिन कार्य किया। अब देखिए पहले पूरा कार्य जूम कर लीजिए। अच्छा 45 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? यह हो जाएगा आपका कितना? 360। अब देखिए इफिशियंसी निकाल लीजिए। देखिए 45 दिन में 360 एक दिन में कितना करेगा मेरे भाई? 8। ये देखिए 40 दिन में 360 एक दिन में कितना करेगा? 9। चलिए हमने दोनों का इफिशियंसी निकाल लिया। देखो क्या कहता है प्रश्न कहता है मेरे भाई कि दोनों साथ में काम शुरू करता है, लेकिन है ना, कहता है उसके बाद बीच में A छोड़कर चला जाता है कुछ दिनों के बाद, शेष काम को B जो है 23 दिन में पूरा करता है लास्ट में। अब देखिए ना 360 यूनिट का काम है, लास्ट का जो काम है वह शेष काम B 23 दिन में पूरा करता है, तो 23 दिन का काम B का घटाइए। चलिए B के एक दिन का काम कितना हुआ? 9। 23 दिन का काम निकाल लीजिए B का। ये देखिए B लास्ट में 23 दिन अकेले काम करता है, तो लास्ट का काम घटा लिए। अब कौन काम बचा? यह वह काम बचा जो शुरुआत में दोनों के द्वारा साथ मिलकर किया गया था, उसके बाद
बाद ए जो है काम छोड़ दिया था। यानी जो काम दिख रहा है बचा हुआ, इसको दोनों मिलकर किया था। देखिए बचा हुआ काम को दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों का एफिशिएंसी 8 9 कितना मेरे भाई 17। अब देख लीजिए 360, 23 गुना 9 कितना मेरे भाई 260, 260 घटाइए तो ऊपर हो जाएगा आपका कितना 100 कितना 53 और बटा कितना हो जाएगा 17, 17 से काट लीजिए कितना बार में 9 बार में। यानी मेरे भाई है ना दोनों मिलकर कितना दिन काम किया था 9 दिन काम किया था और यहीं से ए जो है काम छोड़कर चला गया था। जिस शेष बचे कार्य को बी जो है वह 23 दिनों में क्या करता था पूरा किया था। नहीं चलिए यानी दोनों मिलकर अगर पूछे कितना दिन कार्य किया तो 9 दिन उत्तर करेंगे। अगर हमसे यह भी पूछा गया कि ए कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया तो ए जो है मेरे भाई 9 दिन के बाद जो है काम को क्या किया छोड़ दिया है। अतः आपका उत्तर हो जाएगा 9 दिन, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। आ जाइए प्रश्न संख्या तीसरा। देखिए तीसरा क्या कहता, आराम से समझिए। कहता है एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई 80 मीटर व 60 मीटर है। देखो मेरे भाई एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, देखिए इस आयताकार पार्क का जो है लंबाई कितना मेरे भाई 80 और चौड़ाई कितना है मेरे भाई 60। अब क्या कहता है यह सुनिए, इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाला केवल 2 मार्ग है। देखिए 5 मीटर चौड़ाई वाला 2 मार्ग का निर्माण किया गया इसके बीचों बीच में। नहीं ये देखिए 5 मीटर चौड़ाई वाला जो है 2 मार्ग का निर्माण किया गया है। अब हमसे क्या कहता है, इस मार्ग में जड़ने के लिए 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थरों की आवश्यकता है। तो पहले इस मार्ग का हम एरिया निकाल लेंगे। देखिए यह जो आपको मार्ग का चौड़ाई दिख रहा है ना 5 मीटर चौड़ा है, कितना मेरे भाई 5 मीटर। यह सब जो मार्ग है ना यह 5 मीटर चौड़ाई का मार्ग है। चलिए इस मार्ग का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। देखिए पहले इस मार्ग का निकाल लीजिए तो एक तरफ का हो जाएगा, देखिए इसका लंबाई 80 चौड़ाई 5, तो यह इस मार्ग का क्षेत्रफल हो गया 80 गुना 5, जबकि इस मार्ग का ये इसका लंबाई हो जाएगा 60 चौड़ाई 5, है ना मेरे भाई। तो हो जाएगा 60 गुना कितना हो गया मेरे भाई 5, है ना। चलिए यह दोनों मार्ग का क्षेत्रफल हो गया, लेकिन आप इसमें गौर फरमाइएगा थोड़ा। देखिए जब आप दोनों मार्ग का एरिया उठा रहे हैं तो इसमें बीच वाला भाग का काउंटिंग कितना बार हो जा रहा है 2 बार, इसके साथ भी इसके साथ भी, इसलिए इसके क्षेत्रफल को 2 बार काउंट कर लिया आप, इसलिए एक बार इसको घटाइए। देखिए तो 5 इधर से 5 इधर से, यानी 5 मीटर भुजा वाला एक वर्ग घटा लीजिए। चलिए 5 मीटर भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल घटा लीजिए, 5 गुना कितना 5। अब देखिए यह उस मार्ग का क्षेत्रफल आया जिस पर पत्थर हमको लगाना है, नहीं जड़ना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, मार्ग के क्षेत्रफल में एक पत्थर के क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे, है ना। कितने पत्थरों की आवश्यकता है मार्ग पर जड़ने के लिए वह निकल करके आ जाएगा मेरे भाई। तो एक पत्थर का क्षेत्रफल, देखिए यह जो मार्ग का क्षेत्रफल आप लिखे हैं यह वर्ग मीटर में लिखा गया मेरे द्वारा, तो इसलिए पत्थर का भी क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ही लेंगे। देखिए पत्थर का डायमेंशन 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर मेरे भाई। 50 सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखोगे 50/100, यानी 1/2 मीटर। चलिए तो 1/2 गुना 1/2, है ना। यही है पत्थर का डायमेंशन, है ना। जो पत्थर जड़ना था हमसे यही पूछा गया था, पत्थरों का संख्या। तो हमने मार्ग के क्षेत्रफल में एक पत्थर के क्षेत्रफल से डिवाइड कर लिया, पत्थर का संख्या निकल करके आ जाएगा। देख लीजिए 400 300 700 में 25 चला गया, कितना मेरे भाई 700 में 25 चला जाएगा, यह हो जाएगा कितना 675। और इस 4 को पलट लीजिए तो 600 गुना 4 2400, 75 गुना 4 300, 2400 300 कितना मेरे भाई यह हो जाएगा 2700। यानी उस मार्ग पर जड़ने के लिए, है ना, 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर माप के कितने पत्थरों की आवश्यकता है मेरे भाई, तो 2700 पत्थरों की आवश्यकता है। कितना मेरे भाई 2700 पत्थरों की आवश्यकता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, हमने क्या किया मार्ग का क्षेत्रफल निकाला। मार्ग का क्षेत्रफल आप होशियारी से निकालिएगा। जैसे इस मार्ग का आपने निकाला तो 80 गुना 5, इसका 60 गुना 5, लेकिन इसके बीच वाला भाग का काउंटिंग 2 बार हो रहा था, इसलिए हमने इस बार एक इसका क्षेत्रफल जो एक बार घटा लिया। मार्ग के क्षेत्रफल में एक पत्थर के क्षेत्रफल से हमने भाग लगा दिया, पत्थर का संख्या निकल करके आ गया मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या कहता है, रीना जो है अपने स्कूल के एक पार्क में वृत्ताकार दौड़ रही है। इसका मतलब उसका स्कूल का पार्क वृत्ताकार है। कहता वह 21 मीटर त्रिज्या वाले इस पथ पर 6 चक्कर लगाती है। रीना ने कितना मीटर का दौड़ पूरा की। देखिए उसका स्कूल का पार्क वृत्ताकार था जिसका रेडियस जो था 21 मीटर और उस पार्क का 6 चक्कर लगाती है। अच्छा एक चक्कर में वृत्ताकार पार्क का अगर एक चक्कर लगाती है तो इसका मतलब उसका परिधि पर चलती है। अच्छा वृत्त का परिधि क्या होता है मेरे भाई 2πr, है ना। तो एक चक्कर में तय दूरी निकाल लीजिए उसके द्वारा, 2πr, है ना। वृत्त का परिधि 2πr
और उस वृत्ताकार पार्क का जो है रेडियस कितना दिया गया है 21 मीटर। देखिए तो रीना के द्वारा एक चक्कर में यह तय दूरी हो गया है ना, तो 6 चक्कर लगाती है ना, तो 6 चक्कर में तय दूरी निकाल लीजिए। चलिए 7 से काट लीजिए, कितना बार में मेरे भाई 3 बार में। अब इकाई स्थान को देख लेंगे, गुना ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए 18 और 44, 8 चौके 32 इकाई स्थान पर 2 वाला मात्र एक ऑप्शन है, यानी रीना के द्वारा जो दौड़ पूरा किया गया वह दौड़ कितना मीटर का था, तो 792 मीटर का था। कितना मेरे भाई 792 मीटर का, कितना 792 मीटर का। एक चक्कर में तय दूरी उसका परिधि 2 पाई आर है ना, वैसा वैसा 6 चक्कर लगाती है उस पार्क का है ना, तो 6 से हमने गुना कर लिया, यानी हमसे पूछा यही गया था रीना कितने मीटर की दौड़ पूरी की, अतः रीना जो है 792 मीटर की दौड़ पूरी की है ना। चलिए आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए 5 क्या कहता है मेरे भाई, कहता किसी वस्तु को, ध्यान दीजिएगा आराम से मेरे भाई, 150 रुपया में बेचने पर 10% का नुकसान होता है, तो 20% लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम क्रय मूल्य पे जाएंगे। देखिए सबसे पहला क्या कहता है कि 150 रुपया में जब वस्तु को बेचा जाता है ना मेरे भाई, तो 10% का नुकसान होता है। अच्छा 150 में बेच रहे हैं, हानि हो जा रहा है, इसका मतलब खरीदा गया होगा ज्यादा में, बेच रहे हैं कम में है ना, तो चलिए क्रय मूल्य ज्यादा होगा, यानी 100 बटा कितना हो गया मेरे भाई 90, यह क्रय मूल्य निकल करके आ गया है ना विक्रेता का। अब देखिए कहता विक्रेता कितना में बेचे ताकि 20% का लाभ हो। अब लाभ कमाना है तो ज्यादा में बेचेगा तब नहीं लाभ होगा भाई, तो यानी 20% लाभ का फ्रैक्शन 120 बटा 100 बढ़ाना है मान को, तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। चलिए काट करके हटा लीजिए। देखिए 30 से 3 बार में यह कट गया 4 बार में, 3 से काट लीजिए मेरे भाई 50 बार में, 50 गुना 4 कितना हो जाएगा 200 रुपया, नहीं कितना मेरे भाई 200 रुपया हो जाएगा, यानी 20% लाभ के लिए विक्रेता जो है ना उस वस्तु को कितना में बेचेगा 200 रुपया में बेचेगा। डबल कंडीशन था है ना, पहले क्रय मूल्य पे जाएंगे है ना, 150 में बेचा करता था तो नुकसान हो जाता था, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो क्रय मूल्य ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे, क्रय मूल्य पे आ गए। अब हमको चाहिए 20% का लाभ, लाभ कमाने के लिए कोई भी दुकानदार जो है ज्यादा में बेचेगा तब लाभ होगा, इसलिए बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, अतः 20% लाभ कमाने हेतु तो इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा मेरे भाई वह 200 रुपया होगा, 200, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 6। उसके पहले हम फिर से एक बार कहना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगता हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए है ना, और जो भी मेरे प्यारे भाई बहन दोस्त है ना चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए है ना, ताकि जब भी हम आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर पहुंच जाए है ना, और आप बेहतर कंटेंट्स का मजा ले सके, ताकि एग्जाम में आपको काफी ज्यादा सहूलियत प्रदान हो है ना। इसलिए जो भी मेरे प्यारे भाई बहन है ना चैनल से अभी नए नए जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए है ना। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 मेरे भाई, कहता 15 व्यक्तियों की औसत आयु, ध्यान दीजिएगा 32 वर्ष है, अगर 2 और व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए है ना, ध्यान दीजिएगा, तो औसत उम्र 3 वर्ष बढ़ जाता है। नए व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, तो नए व्यक्ति में छोटे का उम्र क्या है। देखिए 15 व्यक्ति पहले से था, 2 नया व्यक्ति आता, उसमें आयु, उसका आयु में 9 वर्ष का अंतर है, तो छोटका का पूछा, तो देखिए 2 जो नई का आता है उसमें छोटका का उम्र अगर x मानते हो मेरे भाई, तो बड़का का उम्र क्या हो जाएगा x प्लस में कितना 9। ये देखिए 2 वैसा व्यक्ति है जो बाद में जुड़ता है, नहीं देखिए, तो अब इसका पहले उम्र तो हम लिख दिए x के रूप में। अब हम इसको जाते हैं प्रश्न के हिसाब से। देखिए 15 व्यक्ति था समूह में पहले से, औसत उम्र कितना था 32। हम क्या सोचेंगे, 15 व्यक्ति का औसत 32 था, आने वाला दोनों अगर 32 से वर्ष का होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए 32 वर्ष का होता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब दोनों का आयु जोड़ा जाता है 2 व्यक्ति का, तो औसत जो है 3 वर्ष बढ़ जाता है। सोचिए कोई समूह में आए, औसत को बढ़ा दे, यानी आने वाला ज्यादा लेकर आया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। पहले जो संख्या था वह 15 व्यक्ति था, अब 2 व्यक्ति और आ गया मेरे भाई, 15 2 कितना हो गया 17। औसत में परिवर्तन कितना का है 3 का। देखिए यह जो है वह 2 व्यक्ति का आयु निकल करके आया जो बाद में आता, जिसको हमने x और x प्लस 9 माना। छोटका का उम्र पूछा इसलिए छोटका को हमने x मान लिया, डायरेक्ट x का मान आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए यह हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा 2x प्लस में कितना मेरे भाई 9 बराबर में, यह देखिए कितना हुआ आपका 32 दूना कितना मेरे भाई 64, और 70 तरीके कितना हो गया 51। अब जो है सकी आप जोड़ लीजिए, नहीं तो यह हो जाएगा आपका 5 और 6 5 11, यानी 100 कितना मेरे भाई 15। अब देखिए यह हो जाएगा 2x बराबर में, यह हो जाएगा आपका 100 कितना 6, 2 से काट लीजिए, अतः x बराबर हो जाएगा आपका कितना 53।
चलिए x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 53 वर्ष, यानी जो बाद में दो व्यक्ति की आयु को जोड़ा जाता है, दो व्यक्ति आता है, उसमें छोटे व्यक्ति का जो उम्र है वह कितना है 53। अगर बड़ा का पूछता तो 53 प्लस में 9 यानी कितना हो जाता 62। अभी छोटा व्यक्ति का उम्र पूछा जो बाद में आया तो 53 वर्ष मेरे भाई, है ना, कितना 53 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, है ना, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। देखिए 7वां क्या कहता है ना, चलिए 7वां सुन लीजिए मेरे भाई। कहता है मोहन स्कूटर से, और जिन भी मेरे प्यारे भाई बहन है ना दोस्त, अगर किन्हीं को कोई तरह का किसी भी प्रश्न में अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम अगला दिन आएंगे तो जरूर उस प्रश्न पर डिस्कस करके आपको क्लियर करेंगे, है ना। चलिए आ जाइए, मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटा में पूरा करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और यात्रा का दूसरा आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसके द्वारा तय किया गया दूरी। देखिए इसको बनाने का तो कई तरीका है, लेकिन आसान कैसे होगा प्रश्न, कैसे एग्जाम में हम आसानी से जवाब दे सकते हैं, पहले यह सोचिए। देखिए दूरी आधा आधा तय किया है, डिस्टेंस कांस्टेंट कर लिया अलग अलग चाल से, तो इसको औसत चाल पहले निकाल लीजिए, संपूर्ण यात्रा का औसत चाल। देखिए आधा दूरी 30 के स्पीड से, आधा दूरी 20 के स्पीड से। आपको हम बताए हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड अलग अलग हो, उन परिस्थितियों में औसत चाल होता है 2x y बटा x प्लस वाई। जबकि टाइम कांस्टेंट हो, स्पीड अलग अलग हो, उन परिस्थितियों में औसत चाल x प्लस वाई बाई 2। चलिए तो इसका औसत चाल निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा 2x y बटा x प्लस वाई। 30 कितना मेरे भाई 50। ये देखिए है ना, मोहन के यात्रा के दौरान, संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल मोहन का यह हो गया। अच्छा मोहन जो है संपूर्ण यात्रा को कितना घंटा में पूरा करता है, 5 घंटा में। औसत चाल निकाल लिए, 5 से जो है सके गुना कर लीजिए। देखिए 5 को 0 करके 50 हटा दीजिए मेरे भाई, 30 गुना 4, यानी मोहन के द्वारा टोटल तय किया गया दूरी कितना मेरे भाई 120 किलोमीटर। नहीं, यानी मोहन जो है इस यात्रा के दौरान पूरा कितना दूरी तय करता है 120 किलोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 8वां। अच्छा 8वां सोचो मेरे भाई क्या कहता है। ए की कार्य क्षमता 20 से 50% ज्यादा है। हाँ मेरे भाई, कहता ए की कार्य क्षमता जो है, हाँ ए की कार्य क्षमता 20 से 50% ज्यादा है। नहीं, चलिए अगर बी का इफिशियंसी 100 मान लेते हैं, है ना, तो ए का इफिशियंसी 20 से 50% ज्यादा, कितना 150। यानी देखिए 50 कॉमन करोगे, यानी 3 अनुपात कितना हो गया 2। यही तो दोनों के इफिशियंसी के बीच का क्या हो गया रेशियो। हम बार बार बोलते आते हैं इफिशियंसी जो होता है मेरे भाई किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है। चलिए दोनों के इफिशियंसी के बीच का रेशियो हो गया। अब आगे क्या कहता है, प्रश्न को समझिए। कहते हैं बी किसी कार्य को, यानी बी उसी कार्य को 12 दिन में अगर पूरा करता है तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में। देखिए बी का इफिशियंसी कितना है 2, यानी बी के एक दिन का काम हुआ 2, और बी जो है इस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। 12 से गुना कर लीजिए, यह पूरा कार्य निकल करके आ गया। कहता है इस पूरे कार्य को ए कितना दिन में पूरा करेगा। नहीं, चलिए तो ए के इफिशियंसी से डिवाइड कर लीजिए। ए का इफिशियंसी कितना है 3, यानी एक दिन के काम से भाग लगा देंगे, कितना दिन का समय लगेगा निकल करके आ जाएगा। चलिए 4 बार में काट लीजिए, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 दिन। यानी ए जो है अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा 8 दिनों में पूरा कर लेगा। नहीं, ए जो है अकेले इस काम को 8। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, प्रश्न संख्या 9। कहता राधा का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। 6 वर्ष पहले, यहां पर पहले हुआ। राधा का विवाह जो है वह 6 वर्ष पहले हुआ था। नहीं, आज उसकी आयु उसके विवाह की आयु का 1.1/4 यानी 5/4। देखिए सुनिए, विवाह के समय उम्र मान लेते हैं राधा का 1, तो आज उसका आयु जो है विवाह की आयु का 5/4 यानी 5/4। ये देखिए 4:5। यह राधा का उन दो स्थिति का आयु का रेशियो है, एक जो है विवाह के समय का, एक वर्तमान। नहीं, यह विवाह के समय का है वर्तमान। कहता क्या विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, यानी दोनों आयु के बीच का डिफरेंस कितना 6 साल। देखिए 6 साल जो है डिफरेंस है प्रश्न के हिसाब से, मेरे हिसाब से वह 1 यूनिट का मान है।
अब देखिए राधा का वर्तमान उम्र निकाल लीजिए, 5 यूनिट नहीं, विवाह के समय 4, अभी कितना 5, विवाह 6 साल पहले हुआ था, तो दोनों आयु के बीच में अंतर 6 साल का, जो 1 यूनिट का मान है, वर्तमान उम्र 5 यूनिट। चलिए उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का यानी उसकी वर्तमान आयु का, राधा का वर्तमान निकाल चुके हैं, उसका 1/10 है, उसके पुत्र का उम्र जो है उसके वर्तमान उम्र का कितना 1/10। तो यार राधा के पुत्र के वर्तमान आयु निकल करके आ गया, लेकिन कहता है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र का उम्र पूछा। अरे भैया यह राधा के पुत्र का वर्तमान उम्र है, 5 साल बाद पूछा। चलिए 5 जोड़ करके उत्तर दे दीजिए मेरे भाई, चलिए काट लीजिए, है ना, यह कट गया आपका 3 बार में, है ना, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 वर्ष, यानी राधा के, है ना, पुत्र के, है ना, 5 वर्ष बाद का उम्र जो है वह कितना हो जाएगा 8 वर्ष। पहले वर्तमान निकाल लीजिए, फिर 5 वर्ष बाद जाना था, 5 जोड़ करके हम उत्तर कर देंगे। नहीं, राधा के पुत्र का जो है 5 वर्ष बाद उम्र कितना हो जाएगा, उम्र हो जाएगा आपका 8 वर्ष। चलिए आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 10 पर। देखिए 10 क्या कहता है, 2 ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वो एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर लेती है। पहली ट्रेन का लंबाई 125 मीटर है, दूसरी ट्रेन का लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। मेरे भाई, है ना, रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो उन स्थिति में जो दूरी हुआ करता है वह दोनों के लंबाई का योग हुआ करता है। तो जो दूरी आएगा वह दोनों का लंबाई होगा, उसमें एक का लंबाई घटाएंगे, दूसरा ट्रेन का लंबाई निकल करके आ जाएगा। दूरी निकालिए, पहले डायरेक्शन देखिए कैसा है, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा में, तो चाल घट जाएगा। 40-22 का डिफरेंस कितना हुआ 18। इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर लीजिए, और एक दूसरे को पार कितना देर में करता है 1 मिनट में, है ना। 1 मिनट को सेकंड में क्या लिखोगे मेरे भाई 60, है ना। चलिए यहां जो दूरी निकल करके आया, इसमें दोनों ट्रेन का लंबाई है, क्योंकि रेलगाड़ी दूसरे को पार करता है, उन स्थिति में जो दूरी हुआ करता है दोनों के लंबाई का योग हुआ करता है। इसमें एक का लंबाई घटा लीजिए, यानी 125 घटा लीजिए आप। चलिए 18 से 18 काट लीजिए, 300 में से 125 घटा लीजिए, यानी कितना मेरे भाई 175 मीटर। दूसरा ट्रेन का लंबाई जो है कितना है 175 मीटर, 175 मीटर, 175 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी, 4 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखिए क्या कहता है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है ना। कितने समय में यह रेलगाड़ी उस व्यक्ति के पास से गुजरेगी, है ना, जो उस रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में इंजन से 6 की स्पीड से दौड़ना आरंभ करती है। अच्छा एक बात सोचिए, व्यक्ति को अगर व्यक्ति को रेलगाड़ी पार करता है तो उस स्थिति में दूरी क्या होता है, रेलगाड़ी का लंबाई। हमने कल भी चर्चा किया था कि रेलगाड़ी अगर किसी ऐसे चीज को पार करता है इसमें लंबाई नगण्य के बराबर हो मेरे भाई, जैसे टेलीग्राफ का खंभा, बिजली का खंभा, पोल, खड़ा व्यक्ति, अगर इस सब चीज को पार करता है तो इस सब चीज जो है दूरी जो है ट्रेन के लिए नगण्य दूरी होता है। अतः इन परिस्थितियों में जो दूरी होता है वह रेलगाड़ी का लंबाई होता है। तो अगर व्यक्ति को पार करेगा यानी खुद की लंबाई को पार करेगा। चलिए दूरी हो गया 110, लेकिन यहां व्यक्ति का भी स्पीड है। व्यक्ति किस स्पीड से दौड़ रहा है 6 के स्पीड से, जबकि रेलगाड़ी किस स्पीड से दौड़ रहा है 60 के स्पीड से, और वह भी जो है रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में व्यक्ति दौड़ रहा है। चलिए चाल जोड़ लीजिए, रेलगाड़ी का स्पीड 60, व्यक्ति का 6, 60 कितना मेरे भाई 66। चलिए ऊपर मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में आप एक्सचेंज कर लीजिए। चलिए 22 से काट लीजिए 5 बार में या 3 बार में, 3 से 6 बार में, 5 से 5 उड़ा लीजिए, 6 पलट जाएगा। यानी उस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को लगने वाला समय जो है वह समय कितना मेरे भाई 6 सेकंड का होगा। यानी वह रेलगाड़ी जो है व्यक्ति को कितना देर में पार कर लेगा 6 सेकंड में पार कर लेगा। आगे आ जाइए अगला प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12। देखिए 12 सुनिए क्या कहता है। कहता है एक वर्ग का परिमाप जो है वह 32 मीटर है और दूसरे का 24 मीटर है। कहता उस वर्ग का विकर्ण का लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। चलिए सबसे पहली बात उस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए एक वर्ग का परिमाप है 32 मेरे भाई, 4 से डिवाइड करेंगे तो उस वर्ग का प्रत्येक भुजा आएगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। परिमाप हम बार बार परिभाषित करते आते हैं, परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज, यानी बाहरी सीमाओं के लंबाई के योग को ही परिमाप कहा जाता है। चलिए पहला वर्ग का ही प्रत्येक भुजा निकल करके आ गया, 4 से डिवाइड किए तो उसका वर्ग कर लीजिए, पहला वर्ग का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। देखिए दूसरा वर्ग का परिमाप है 24, 4 से डिवाइड कर लेंगे उसका प्रत्येक भुजा आ जाएगा, उसका वर्ग कर लीजिए। यह दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल निकल करके आ गया। कहता है
उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर उसका क्षेत्रफल है। देखिए तो एक जो नया वर्ग है उसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो नया वाला जो वर्ग का निर्माण हो रहा है उसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल, यानी समझिए यह जो क्षेत्रफल है यह नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, तो उसका अंडर रूट कर लीजिए। तो जो नया वर्ग का निर्माण हुआ जिसका क्षेत्रफल पहले दो वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर था, है ना, उसका देखिए क्षेत्रफल के माध्यम से भुजा निकाल लिए, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल निकल करके आया, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर रूट कर लिए, है ना, नया वाला वर्ग का प्रत्येक भुजा निकल करके आ गया। हमसे कहता क्या है, नया वाला जो वर्ग बना है उसका विकर्ण बताइए। अच्छा मेरे भाई, वर्ग का विकर्ण का लंबाई क्या होता है, √2 गुने भुजा। जब भुजा की लंबाई निकल करके आ गया तो इसमें जो है कि √2 से क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। अब देखिए ना, ये देखिए 4 से 8 बार में और ये 4 से 6 बार में, नहीं 64 और 36, 100 का कितना 10, 10 गुना रूट, ये देखिए 10 आपका है ना, 100 का 10 हो गया, अब गुना √2, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 10√2 मीटर। कितना मेरे भाई, 10√2 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, यही पूछा गया था आपसे, है ना। देखो एक ऐसा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल पहले दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर था, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, उसका भुजा निकालने के लिए हमने क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट कर लिया, उसका भुजा निकल करके आ गया, उसका विकर्ण पूछा था, विकर्ण होता √2 गुने भुजा, हमने √2 से गुना कर लिया, आपका परिणाम आ गया 10√2 मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 13। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अपने गंतव्य, है ना, अपने गंतव्य पर समय पर पहुंचती है ना। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती तो 15 मिनट की देरी से पहुंच। देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड अलग अलग है। चलिए एक बार देखिए 40 की स्पीड है, एक बार वही डिस्टेंस को तय करने के लिए 35 का स्पीड है। देखिए 8 × 40, 7 × कितना हुआ 35। ये देखिए स्पीड का रेशियो है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी देखिए समय का रेशियो कितना हो जाएगा 7 अनुपात कितना मेरे भाई 8। प्रश्न क्या कहता है यह सुन लीजिए, जब 40 के स्पीड से चलता था रेलगाड़ी तो अपना गंतव्य स्थान पर जहां उसको जाना होता था समय पर पहुंचा करता था, लेकिन जब स्पीड घटा 35 के स्पीड से गया तो गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचा, यानी दोनों स्थिति में 15 मिनट का डिफरेंस है। नहीं चलिए 15 मिनट का डिफरेंस है, इसको घंटा में क्या लिखेगा 15 बटा कितना 60, समय में डिफरेंस 15 मिनट का दोनों स्थिति में था, है ना, तो 1 यूनिट का मान हो गया आपका 15 मिनट, यानी 15 बटा 60 घंटा, है ना। देखिए यह 1 यूनिट का मान हो गया। किसी एक स्थिति का समय निकालिए। देखिए अगर पहला स्थिति का समय निकालते हैं तो पहला चाल में गुना करके दूरी निकालेंगे, अगर दूसरा स्थिति का समय निकालिएगा तो दूसरा चाल में, दोनों स्थिति में दूरी निकल करके आएगा, क्योंकि दोनों स्थिति में समान दूरी तय हो रहा है। तो देखिए समय जिस स्थिति का निकालिएगा उसी के चाल में गुना कीजिए। हमने पहला समय निकाला तो पहला चाल से गुना कीजिए, पहला वास्तविक चाल कितना था 40, है ना। देखिए 15 से कट गया कितना बार में 4 बार में, 4 से कट गया 10 बार में, 7 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 70 किलोमीटर। आपसे यही पूछा गया था, आपसे क्या कहा गया था, कुल यात्रा कितने किलोमीटर की थी, यानी उस रेलगाड़ी के द्वारा जो यात्रा तय करना था वो यात्रा कितना किलोमीटर का था 70 किलोमीटर का था, है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे आ जाइए अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14। देखिए क्या कहता है, कहता है tan 2θ प्लस में 45 बराबर में cot 3θ, जहां 2θ 45 और 3θ एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। देखो मेरे भाई हम कंप्लीमेंट्री एंगल में आपको सिखाए हैं, देखिए कि अगर sin θ बराबर, ध्यान दीजिएगा, sin θ बराबर cos अल्फा, ध्यान देना मेरे भाई, tan θ बराबर cot अल्फा, या फिर sec θ बराबर अगर cosec अल्फा हो, sec θ बराबर अगर cosec अल्फा हो, तो इन परिस्थितियों में थीटा प्लस अल्फा का जो मान होता है वह होता है 90 डिग्री। कितना मेरे भाई 90 डिग्री। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, यह तीनों कंडीशन प्रश्न तीनों से पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, कि अगर sin थीटा बराबर cos अल्फा, tan थीटा बराबर cot अल्फा, sec थीटा बराबर cosec अल्फा हो, तो इन तीनों परिस्थितियों में थीटा प्लस अल्फा का मान जो होता है वह 90 डिग्री होता है। देखिए अगर इसको थीटा के रूप में आकिएगा, इसको अल्फा के रूप में, तो क्या लिखा हुआ मेरे भाई tan थीटा बराबर cot अल्फा। अरे भैया यह तभी संभव है जब थीटा प्लस अल्फा का मान 90 होगा। दोनों को जोड़ लीजिए, चलिए तो जोड़ लेते हैं, तो यह हो जाएगा 2θ प्लस में 45 डिग्री, है ना, बराबर में हो जाएगा 3θ। चलिए अब देखिए उधर भेज दीजिए, है ना, 2θ प्लस, सॉरी बराबर कर ली भाई, 2θ प्लस में 45 प्लस में 3θ बराबर में कितना हो गया आपका 90 डिग्री, है ना। वहां मिस्टेक हो गया था मेरे भाई, थीटा प्लस अल्फा का मान 90 हमने बराबर कर लिया था।
चलिए देखिए दोनों कोण को जोड़ करके 90 के बराबर कर लीजिए, यानी 5 थीटा बराबर हो गया मेरे भाई, है ना। 90 में से 45 चला गया, कितना हो गया 45। अतः थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था कि थीटा का जो है सकी मान बता दीजिए, थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 डिग्री हो जाएगा। इसलिए इन तीनों बातों पर ध्यान रखना है कि अगर साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा, टेन थीटा बराबर कॉट अल्फा, सेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा हो, तो इन तीनों परिस्थितियों में थीटा प्लस अल्फा का मान जो होता है वह 90 डिग्री होता है। आप प्रोसेस के तहत भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि रटना ही जरूरी है। देखिए कुछ नहीं करना है, या तो आप टेन को कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए या तो कॉट को टेन में कन्वर्ट कर। देखिए अगर आप कॉट 3 थीटा को टेन में लिखना चाहते हैं तो कॉट थीटा को टेन में क्या लिखेगा, टेन 90 डिग्री माइनस में थीटा, 90 माइनस में 3 थीटा। अब कुछ नहीं, टेन टेन हटा करके थीटा को बराबर कर लीजिए, देखिए वही चीज निकल करके आएगा। तो आप प्रोसेस से भी बना सकते हैं, याद है तो और बढ़िया बात है। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 15। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कहता है 2 पर पावर x बराबर में 4 पर पावर y बराबर में 8 पर पावर z। कुछ मत कीजिए, सबका बेस देखिए बराबर कर लीजिए। अरे मेरे भाई ये देखिए 2 पर पावर कितना हो गया x, अच्छा 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, पावर पर पावर गुना होगा, ये हो गया 2 पर पावर 2 y। 8 को क्या लिखोगे मेरे भाई 2 का क्यूब, है ना। चलिए पावर पावर गुना हुआ, 2 पर पावर कितना हुआ 3z। आधार समान है, पावर को कंपेयर कर लीजिए, x बराबर 2y बराबर कितना मेरे भाई 3z। चलिए हम x y z में रिलेशन लिख दिए। अब देखिए इसके बाद हमको एक शर्त दे रखा है, वह है 1/2x। क्या दिया है मेरे भाई 1/2x, है ना, प्लस में 1/4y, है ना, प्लस में 1/6z बराबर में कितना दिया है मेरे भाई 24 बट्टा कितना दिया है 7। अब देखिए हमसे कहता है z का मान बताने के लिए, तो अगर देखो जिसका मान पूछा सबको उसी में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर x का मान पूछता तो सबको x के रूप में ले जाते, y का मान पूछता सबको y के रूप में ले जाते, z का मान पूछा सबको z के रूप में ले जाते हैं। चलिए अब देखो 2x को z के रूप में क्या लिखोगे, x बराबर है 3z, x बराबर क्या है 3z, तो 2x बराबर 6z। चलिए 2x को z में लिखेंगे 3z। अब देखिए y को z के रूप में ले जाते हैं, ध्यान देना मेरे भाई, 2y बराबर क्या है 3z, तो 4y बराबर दूसरे इधर, तो दूसरे इधर भी, यानी यह भी हो गया आपका 6z, और z तो z के रूप में है ही मेरे भाई, तो यह हो गया आपका 1/6z बराबर में कितना, यह हो गया आपका 24 बट्टा कितना 7। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यानी 3/6z बराबर में यह हो गया 24 बट्टा कितना हुआ 7। चलिए 3 से काट लीजिए 8 बार में, यह हो गया 48z बराबर 7, अतः z बराबर हो जाएगा 7/48। z का मान कितना मेरे भाई 7/48 हो जाएगा। कुछ नहीं हमने किया, देखिए जो दिया गया था 2 पर पावर x बराबर में 4 पर पावर y बराबर में 8 पर पावर z, यह जो शर्त दिया गया था यहां से x y z में रिलेशन निकाले, सबका बेस बराबर करके पावर को कंपेयर करके x y z में रिलेशन निकाले, और जो कंडीशन दिया गया था उसमें z का मान पूछा गया था, उसके माध्यम से उसमें जो है सारे मान को, x को भी हमने z के रूप में लिखा, y को भी हमने z के रूप में लिखा, z तो z के रूप में था ही, हल करके z का मान आ गया 7/48। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 16। कहता है एक डाटा सेट का प्रसरण 361 है, मानक विचलन पूछा। देखो मेरे भाई मानक विचलन आपको हम बताए हैं, मानक विचलन जो है, मानक विचलन बराबर होता है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। क्या होता है मेरे भाई अंडर रूट प्रसरण, और प्रसरण को अंग्रेजी में वेरिएंस कहा जाता है, अंडर रूट प्रसरण। तो देखो अगर मानक विचलन निकालना है, प्रसरण दिया गया तो उसका केवल स्क्वायर रूट कर लीजिए। कभी कभी प्रसरण निकाल दिया, आपको मानक विचलन देता है, प्रसरण पूछा जाता है तो मानक विचलन का होल स्क्वायर। चलिए अभी आपको प्रसरण दिया गया, मानक विचलन पूछा गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट प्रसरण यानी अंडर रूट वेरिएंस यानी अंडर रूट 361 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 19। कितना हो जाएगा 19, यही है मानक विचलन। मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण, और प्रसरण आपको यह भी हम चर्चा किए हैं, है ना, प्रसरण जो होता है वो होता है डेविएशन के वर्गों का योग बटा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन जो होता है वह कहने का मतलब आंकड़ा जो है मीन से कितना फ्लक्चुएट करता है, कितना डेविएट करता है, वही डेविएशन होता है ना। तो मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण, अगर प्रसरण पूछे तो मानक विचलन का होल स्क्वायर, है ना। चलिए तो इसलिए मानक विचलन हो जाएगा अंडर रूट प्रसरण अंडर रूट वेरिएंस, और वेरिएंस का मान था 361, अंडर रूट 361, अतः 19 आपका राइट आंसर है। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 17। कहता दिए गए एक समानांतर चतुर्भुज में एबीसीडी का कोण एबीसी, चतुर्भुज एबीसीडी में कोण एबीसी, देखिए इस कोण का मान आपसे पूछा गया। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यह जो कोण आपको दिख रहा है ना, यह जो कोण है आपका, यह 9x प्लस में कितना है मेरे भाई 5। नहीं देखिए सिंपल सा बात,
देखिए दोनों जो है समानांतर चतुर्भुज का बात है, इसमें जो है आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, समानांतर होगी, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यह अगर 9x + 5 है तो यह भी कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह भी हो जाएगा आपका 9x प्लस में कितना हो जाएगा आपका 5, है ना। अब देखो समानांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, है ना। चलिए तो देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, 180 के बराबर कर लीजिए, है ना। तो 9x और यह हो गया आपका 9x प्लस में 5, है ना, प्लस में 16x बराबर में कितना हुआ आपका 180, है ना। चलिए जोड़ लीजिए, 16 9 कितना हो गया आपका, यह हो गया 25x बराबर में 175। अतः x बराबर कितना हो गया मेरे भाई 7। अगर x बराबर 7 हुआ तो इस कोण का मान 16 कितना हुआ, बलियोतल से 112 डिग्री। अब फिर वही लॉजिक लगाएंगे, समानांतर चतुर्भुज में एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो देखिए ये 112 है, 180 में से घटाएंगे 112, है ना, तो यह हो जाएगा आपका कितना, यह हो जाएगा आपका 68 डिग्री। कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा आपका 68, कितना 68 डिग्री। आपसे यही पूछा गया था कि कोण एबीसी बता दीजिए, यह हो जाएगा आपका 68 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बार जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया, संगत कोण बराबर हुआ। अगर यह 9x + 5 था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, यह अगर 9x + 5 तो यह भी 9x + 5, है ना। चलिए, और अगर 9x + 5 यह 16x है तो एक ही ओर के अंतः कोण है, दोनों को जोड़ेंगे 180 हो जाएगा। x का मान 7 आया, अतः यह जो कोण देख रहे हैं ना आपका 112 है, तो इसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180, फिर 180 में से घटाएंगे 112, अतः 68 डिग्री आपका राइट आंसर है। अतः कोण एबीसी बराबर 68 डिग्री, है ना। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 18 की ओर। देखो कहता किसी परीक्षा में 40% अंक उत्तीर्णांक है, यानी कहने का मतलब मेरे भाई परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। यदि किसी विद्यार्थी ने 175 अंक जो है प्राप्त किया, 25 अंक से फेल हो गया। मेरे भाई अगर कोई विद्यार्थी 175 लाया, 25 से फेल कर गया, इसका मतलब पास करने के लिए उसको 25 अंक और चाहिए। तो 175 25 यानी पास करने के लिए कितना अंक चाहिए, 200। जबकि वह प्रतिशत के रूप में कितना है, प्रतिशत के रूप में उत्तीर्णांक जो है कितना 40% बराबर 200, है ना। परीक्षा का कुल अंक पूछा, यानी 100% का मान आपको बताना, 40 से 5 बार में काट लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका 500। यानी परीक्षा कितना नंबर का हुआ, तो 500 नंबर का हुआ, है ना। आपसे यही पूछा गया था परीक्षा का कुल अंक क्या था, परीक्षा कितना नंबर का हुआ, तो 500 नंबर का। आगे आ जाइए अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 19। देखिए 19 क्या कहता है, कहता है कि व्यक्ति को दूध को क्रय मूल्य पर बेचने से, है ना, कहता है कि फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। अच्छा, दूध को क्रय मूल्य पर बेचकर लाभ कमा रहा है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, जब दूध में पानी मिलाएगा तभी ना भाई। तो कहता है तो वह दूध में किस अनुपात में पानी मिलाता है। चलिए, तो दूध में पानी किस अनुपात में मिलाता है, ध्यान दीजिएगा जो बात हम आपको बोलेंगे। देखो मेरे भाई, अगर दो ऐसे चीजों का मिश्रण हो जिसमें एक का कीमत होता है, एक का कीमत नहीं होता। देखिए आप पानी भले खरीद के पीते हो, बालू का नाम सैंड जिसको बोलते हो अंग्रेजी में, बालू खरीद करके भले आप मकान बनाते हो, लेकिन वास्तविक रूप में उसका कीमत 0 होता है ना। देखिए अगर कहीं भी थोड़ा सा पानी का अगर आवश्यकता है ना, तो पानी भले बाहर में खरीद के पी रहे हो, लेकिन पानी जो है वह हकीकत में फ्री का चीज है। बालू का जो बात है वो भी नदी में थोड़ा बहुत ले लाइएगा, हाँ बड़ा रूप में आप उसको लाते हैं तब सरकार को आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन हकीकत में पानी और बालू का कीमत 0 मान करके चला जाता, 0 होता भी है ना। ये पानी और बालू का अगर प्रश्न में चर्चा हो तो उसका कीमत क्या लेके चलना, 0। तो ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर दो ऐसे चीजों का मिश्रण हो जिसमें एक का कीमत होता है जबकि एक का कीमत नहीं होता है, तो वास्तविकता बात है मिलाइएगा तो क्रय मूल्य पर भी बेचेगा, है ना, तो उसको लाभ होगा। दूध में पानी मिला है, अल्कोहल में पानी मिला है, सीमेंट में रेत मिला है, तो बेचेगा। तो वास्तविकता बात है क्रय मूल्य पर भी बेचेगा तो क्या होगा, लाभ होगा। तो अगर दो ऐसे चीजों का मिश्रण हो जिसमें एक का कीमत होता और दूसरा का नहीं होता हो, तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, जिसका कीमत होता है उसके सामने 100 लिख दीजिएगा। किसका कीमत होता है, दूध का, इसलिए मैंने दूध के सामने 100 लिखा। और जिसका कीमत नहीं होता है उसके सामने लाभ के प्रतिशत को लिखेंगे। लाभ का प्रतिशत कितना मेरे भाई, 25। चलिए 4 बार में काट लीजिए, 4/1। आपसे यही पूछा गया था कि दूध में पानी किस अनुपात में मिलाएं, तो 4:1 के अनुपात में मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर बी। बस हम आपने फंडा बता दिया आपको कि जिसका कीमत होगा उसके सामने 100 तथा जिसका कीमत नहीं होगा उसके सामने लाभ के प्रतिशत को रख करके रेशियो निकाल लीजिए। चलिए अब आ जाइए, है ना, आज के सेशन का यह आखिरी प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, कहता राम की आयु श्याम की आयु से क्या है, दुगना है। देखो मेरे भाई, राम की आयु श्याम की आयु से क्या है, दुगना है। कहता आगे क्या,
10 वर्ष पहले राम जो है श्याम की आयु से 4 गुना बड़ा था। देखिए ऊपर चर्चा वर्तमान का है, जबकि 10 साल पहले जो है राम की आयु श्याम की आयु से कितना गुना बड़ा था, 4 गुना। वह वर्तमान और यह 10 साल पहले। देखिए वर्तमान से 10 साल पहले जाने के लिए दोनों में 10-10 साल घटाना होगा मेरे भाई। और जब समान राशि जोड़ते घटाते हैं 3 परिस्थितियों में अंतर को बराबर किया करते हैं। चलिए इसको बराबर कर लीजिए मेरे भाई 3 से गुना करके, है ना। चलिए 3 से गुना किया हमने। अच्छा यूनिट कितना घट रहा है, 6 से 4 हुआ, कितना घटा 2, 3 से 1 हुआ, कितना घटा 2। चलिए दोनों का वर्तमान पूछा, राम का पहले निकाल लेते हैं। देखिए घटता 10 साल है जो 2 यूनिट का मान है, वर्तमान ऊपर है मेरे भाई, गुना करने के बाद गुना वाला। देखिए यह कितना हुआ 6, 5 बार में काट लीजिए। राम का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 30 वर्ष, कितना 30 वर्ष हो जाएगा। जबकि आगे देखिए श्याम का बढ़ता 10 साल है जो 2 यूनिट का मान है, 1 का निकाल लीजिए, है ना। श्याम का हो गया 3, 5 तरीके कितना हो गया 15 वर्ष, यही तो है। और ऑप्शन से भी आप ऐसे देख सकते थे, ऐसे तो ऑप्शन आपका सब ऑप्शन वैसे ही दुगना वाला है, ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो राम का वर्तमान उम्र 30 वर्ष जबकि श्याम का 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई, सी। चलिए आज का सेशन यही कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो, फिर से यह बात हम रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी लोगों के पास, है ना। और जो भी मेरे प्यारे दोस्त भाई बहन चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, है ना। और फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो भी मैटर था हमने पूरा का पूरा प्रश्न क्लियर करवा दिया। अब फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।